हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न अक्टूबर 1917 की क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, अक्टूबर 1917 में सत्ता के समाजवादी अधिग्रहण को व्यवस्थित करने के लिए सोवियत द्वारा सैन्य क्रांतिकारी समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लियोन ट्रॉट्स्की। रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के दौरान 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, लेनिन का 1917 का प्रथम शासकीय अधिनियम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शांति अध्यादेश। 26 अक्टूबर 1917 की उद्घोषणा के तहत प्रथम शासकीय अधिनियम शांति अध्यादेश जारी किया गया, जिसके तहत सभी मोर्चों पर तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति डैश का प्रतीक है? पहला है संगठित संघर्ष और दूसरा है दृष्टिकोण की स्पष्टता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 1917 की रूसी क्रांति जार निकोलस द्वितीय के समय हुई थी। लेनिन ने सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया और 16 अक्टूबर 1917 को उसने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। इसी प्रकार लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। रूसी क्रांति के दौरान लेनिन द्वारा शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र का नारा दिया गया और लोकतंत्र की मांग की गई थी। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों के साथ शहर से बाहर चले गए। प्रधानमंत्री का कार्यालय विंटर पैलेस था। विंटर पैलेस विजित किए बिना रूसी क्रांति अधूरी थी, अतः अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी तथा एक अन्य युद्धपोत ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैन्य संगठनों पर नियंत्रण स्थापित किया। दिसंबर तथा मास्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार अक्टूबर 1917 की क्रांति संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1917 में। अगला प्रश्न है, रूस में अक्टूबर क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोल्शेविक क्रांति। अगला प्रश्न है, रशियन क्रांति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर क्रांति। अगला प्रश्न है, बोल्शेविकों की विजय तब तक अधूरी थी जब तक कि विंटर पैलेस अस्थायी सरकार के कब्जे में था, क्योंकि?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वह केरेंस्की सरकार का कार्यालय था। अगला प्रश्न है 1917 में रूसी क्रांति के दौरान रूस का राजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है शांति भूमि और रोटी यह नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेनिन ने। अगला प्रश्न है 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शांति भूमि रोटी। अगला प्रश्न है 1917 की रूस की क्रांति का नारा क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शांति भूमि रोटी और लोकतंत्र। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोल्शेविक क्रांति। अगला प्रश्न है उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित थी। इस क्रांति को इससे पूर्व रूस में 1905 में मजदूरों द्वारा क्रांति किया गया था, जो बाद में 1917 की क्रांति के लिए ड्रेस रिहर्सल बन गई। 1917 की क्रांति मजदूरों की पहली सफल क्रांति साबित हुई। अगला प्रश्न है डैश मजदूर वर्ग द्वारा पहली सफल क्रांति थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूसी क्रांति। अगला प्रश्न है रूस में डैश की क्रांति 1917 की क्रांति के लिए ड्रेस रिहर्सल बन गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1905। अगला प्रश्न है रूसी क्रांतिकारी आंदोलन ने सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक तंत्र को। रूस की क्रांति के दौरान वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था कायम थी, जिसका शासक निकोलस द्वितीय था। क्रांतिकारियों ने इस एक तंत्रात्मक शासन सत्ता को समाप्त कर समाजवादी राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इस्क्रा को डैश द्वारा नियंत्रित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेनशेविक। 1917 की रूसी क्रांति के समाचार पत्र इस्क्रा को मेनशेविकों द्वारा नियंत्रित किया गया था। मेनशेविक एक रूसी क्रांतिकारी पार्टी थी जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का पालन करती थी। सदस्यता और संगठन के मुद्दे को लेकर 1903 में पार्टी के विभाजन के बाद मेनशेविकों का गठन हुआ। इस्क्रा रूसी समाजवादी प्रवासियों का एक समाचार पत्र था जिसे मेनशेविकों द्वारा नियंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवादी किसानों को डैश के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलाक्स। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति एक खूनी क्रांति थी। यह रूस के इतिहास में साम्यवादी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। रूस के कृषकों को करों के भारी बोझ का सामना करना पड़ता था। सामंत जबरन बेगार कराते थे। पूंजीवादी किसानों को कुलाक्स के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है रूस में अक्टूबर क्रांति के प्रभाव के बारे में क्या सही नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकार ने कारखानों का अधिग्रहण किया और उन्हें चलाया। ये सही नहीं है। रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। बड़े भूस्वामियों और पूंजीपतियों की भूमि और संपत्ति को जब्त करके गरीब किसानों में वितरित कर दी गई। क्रांति के विरोध को रोकने के लिए रेड आर्मी बनाई गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दिया गया।
ज़्यादातर उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, हालांकि सरकार ने पूर्ण रूप से कारखानों का अधिग्रहण नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1917 की रूसी क्रांति का कारण नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन से रूस की हार। 1917 के बोल्शेविक क्रांति के मुख्य कारणों में जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन, रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का खराब होना, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना, रूस जापान युद्ध, रूस में समाजवादी विचारधारा का उदय, रूस द्वारा यूरोपीय संघर्षों में विशेष रूप से बाल्कन राज्यों में उसकी भूमिका आदि कारण शामिल थे। अगला प्रश्न है, डैश पहली क्रांति है जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूसी क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का प्रचार कर यूरोप के जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया था। रूसी क्रांति की व्यापकता अब तक की सभी राजनीतिक घटनाओं की तुलना में बहुत विस्तृत थी। इसमें केवल निरंकुश एकतंत्री स्वेच्छाचारी जारशाही शासन का ही अंत नहीं किया गया, बल्कि कुलीन, जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों आदि की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त करते हुए विश्व में मजदूर एवं किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित किया। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रांति ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, आज कई लोग मानते हैं कि फरवरी क्रांति 12 मार्च और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। ऐसा क्यों? ए है, रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। कथन बी है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। कथन सी है, ग्रेगोरियन कैलेंडर अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। कथन डी है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, सी और डी सही है। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रूस के संबंध में कौन से कथन सत्य है? ए है, नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह उनकी लोकप्रियता की वजह से थी। कथन भी है, रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। कथन सी है, रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन अपने कम्यून को सौंप देते थे। कथन डी है, सामान्यतः कम्यून भूमि का विभाजन प्रत्येक परिवार की स्थिति के अनुसार करता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी सही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के रूस के संबंध में सही कथन है, रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूस के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था।
इसमें कथन बी, सी और डी तीनों ही सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन और दूसरा कारण है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। कारण है, ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसीलिए सेना छोड़कर जाने लगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अक्टूबर 1917 में रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसीलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविकों, समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1918 ईस्वी। नवंबर 1917 ईस्वी में रूसी बोल्शेविक पार्टी ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, किंतु उन्हें बहुमत नहीं मिला। अतः जनवरी 1918 ईस्वी में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 ईस्वी में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य देशों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन किया। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी और पूंजीवादी। इसके बाद यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। अगला प्रश्न है, रूस में किस वर्ष कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1918 में। रूस में कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को 1918 में अपनाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य के सभी शोषण को समाप्त करना, समाज के वर्गों में विभाजन को पूर्णतः समाप्त करना, शोषकों के प्रतिरोध को निर्दयता से कुचलना, समाज का एक समाजवादी संगठन स्थापित करना और सभी देशों में समाजवाद की स्थापना करना है। इसके माध्यम से भूमि के निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स वोस का वर्णन करता है? पहला है रूसी कार्यकर्ता संगठन, दूसरा है स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दो। जेम्स वोस स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदों का वर्णन करता है। 1864 ईस्वी की एक राजाज्ञा के अनुसार रूस को 34 प्रशासनिक प्रांतों में बांटकर घोषणा की गई कि प्रत्येक प्रांत में एक सभा अर्थात जेम्स वोस होगी, जिसमें जागीरदार, किसान और नागरिकों के प्रतिनिधि होंगे। इसका कार्य सार्वजनिक निर्माण,
चर्च, स्कूल, जेल खानों, जन स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता इत्यादि की व्यवस्था करना था। इसे कर लगाने और उसको वसूल करवाने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। इस संस्था के अधिकारों को रद्द करने का अधिकार सिर्फ प्रांतीय गवर्नरों को था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में जमींदारी को समाप्त कर दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1917 में। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद नवंबर 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दी गई। अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया। सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई तथा 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित कर सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। इसके अतिरिक्त लेनिन मार्च 1918 में रूस की राजधानी पेट्रोग्राद से मास्को स्थानांतरित कर दी गई एवं बोल्शेविकों ने अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद ब्रेस्ट लिटोवस्क में 3 मार्च 1918 को जर्मनी से संधि कर ली और जर्मनी युद्ध से बाहर हो गया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी के बीच डैश के साथ समाप्त हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके मध्य में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस और जर्मनी के। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में डैश के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। अगला प्रश्न है, मार्च 1918 में रूस की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मास्को में। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सहयोगियों के विरोध के बावजूद बोल्शेविक ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ शांति संधि कहाँ की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रेस्ट लिटोवस्क। अगला प्रश्न है, रूसी गृह युद्ध के लिए मुख्य आरंभकर्ता द रेड्स, द वाइट और डैश थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द ग्रीन्स। रूसी गृह युद्ध के लिए मुख्य आरंभकर्ता द रेड्स, द वाइट एवं द ग्रीन्स थे। 1918-19 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थक का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेनिन को। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय व्लादिमीर लेनिन को दिया जाता है। 1921 में लेनिन द्वारा इस नीति को शुरू किया गया था, जिसमें एक मुक्त बाजार और पूंजीवाद राज्य के नियंत्रणाधीन होंगे, जबकि सामाजिक राज्य उद्यम लाभ के आधार पर काम करेंगे। लेनिन ने रूस में निजी संपत्ति, निजी उद्यम और निजी लाभ को बड़े पैमाने पर बहाल किया। नई आर्थिक नीति मुख्यतः एक नई कृषि नीति थी। अगला प्रश्न है, समाजवादी समाज के निर्माण के लिए बोल्शेविक सरकार ने जो कदम उठाए उनमें से कौन सा यहाँ अनुपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। रूस में गृह युद्ध पश्चात उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा गया तथा शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। रूस में अर्ध सामंती व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी समाज के निर्माण के क्रम में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1927 में लागू की गई थी, जो कि 1932 तक चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1933 से 1938 के मध्य कायम रही।
की। सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। रूस में इन प्रयासों से सीमित औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। इस दौरान रूस में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगे तथा नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। अगला प्रश्न है, यूएसएसआर की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। यूएसएसआर की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1927 में लागू की गई थी। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1928 माना था, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, किस कारण से रूसी अर्ध सामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया? पहला है रूस में सीमित औद्योगिकरण, दूसरा है कृषि में प्रयुक्त सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस में सीमित औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है अन्य देशों की भाषाओं और साहित्य और संस्कृति के पहलुओं का उन्मूलन, दूसरा है अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न तो एक और न ही दो। रूस में विभिन्न जातियों, धर्मों तथा भाषाओं के लोग निवास करते थे। जार अलेक्जेंडर तृतीय के समय रूसीकरण की नीति अपनाई गई, जिसके अनुसार रूस वासियों के लिए है। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इस नीति को कठोरता से अपनाया गया। अल्पसंख्यकों की भाषाओं पर रोक लगा दिया गया। जॉर्जिया, पोलैंड तथा बाल्टिक क्षेत्र में सन 1905 में भीषण विद्रोह हुए, जिसे जार निकोलस द्वितीय ने निर्ममतापूर्वक दबा दिया। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़ें। कथन 1 है, सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण के कार्यक्रम को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया। कथन 2 है, सोवियत रूस ने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना हुआ था। वर्तमान समय में सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद के संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के दौरान समकालीन विश्व का आकार तय करने में यह सर्वाधिक शक्तिशाली ताकत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी को भयावह सदी का नाम दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टालिन ने। सोवियत संघ का तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने 20वीं शताब्दी को सबसे खतरनाक शताब्दी कहा है। अगला प्रश्न है, उस सामूहिक खेतों के नाम की पहचान करें जिसमें किसानों को 1929 ईस्वी में स्टालिन के समूहीकरण कार्यक्रम के तहत खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोल खोज। रूसी क्रांति के बाद नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के समूहीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। स्टालिन के समूहीकरण कार्यक्रम के दौरान 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में काम करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व को सौंप दिया गया और कोल खोज से होने वाले मुनाफों को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। अगला प्रश्न है, बढ़ते कालक्रम में घटनाओं को सजाएं। ए है खूनी रविवार की घटना, बी है कामिनर्टन का गठन, सी है गृह युद्ध और डी है सामूहिकीकरण की शुरुआत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, सी, बी और डी। खूनी रविवार की घटना 1905 को हुई।
सिविल वार या गृह युद्ध 1918 से 20 में हुआ। कॉमिनटन का गठन 2 से 6 मार्च 1919 को हुआ और सामूहिकरण की शुरुआत 27 दिसंबर 1929 को हुआ। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति से प्रेरित एक भारतीय एस.डी. विद्यालंकर द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द रिबर्थ ऑफ एशिया। रूसी क्रांति से प्रेरित एस.डी. विद्यालंकर द्वारा द रिबर्थ ऑफ एशिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ एशिया नामक पुस्तकें लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य भारतीयों जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सोवियत समाज के बारे में लिखा है। हिंदी में आर.एम. अवस्थी ने 1920 से 21 में रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक लिखी है। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति और सोवियत संघ के वैश्विक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी अपने सिद्धांतों और विचारों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नाजीवाद और हिटलर का उदय से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।